नमस्कार बच्चों, आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारी ब्लड के ऊपर बेटा थर्ड क्लास है। लास्ट 2 क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड क्या होता है और ब्लड की कंपोजिशन में क्या-क्या प्रेजेंट रहता है, जिसमें हमने जाना था कि ब्लड की कंपोजिशन के अंदर एक लिक्विड पार्ट है और एक क्या है बेटा, सॉलिड पार्ट है। जो लिक्विड पार्ट है हम उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की कंपोजिशन और प्लाज्मा के फंक्शन लास्ट क्लास में, लास्ट संडे को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। इसमें सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट में सबसे पहले है आपके पास में आरबीसी, सेकंड हमने डिस्कस किया था बेटा डब्ल्यूबीसी, और थर्ड हमने डिस्कस किया था प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के साइज के ऊपर और इनके काउंट्स के ऊपर कि हमारी बॉडी में कितने नंबर्स में आरबीसी प्रेजेंट रहता है, कितना नंबर्स हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का रहता है और कितना नंबर्स हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का रहता है। इस पर हमने लास्ट संडे अच्छे से बात की थी। आज हम जानेंगे बेटा फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो आप सब जानते हैं आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स। अगर मैं इसके काउंट्स की बात करूं, इसकी प्रेजेंस की बात करूं हमारी बॉडी में, तो आप बोलेंगे सर कि लास्ट क्लास में आपने बताया था 0.01 ml ब्लड के अंदर, मींस आधा बूंद खून के अंदर एवरेज कितना आरबीसी मिलता है हमें, 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आरबीसी का कलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि जब इसका नाम ही रेड ब्लड सेल है तो कलर तो इसका ऑब्वियसली लाल रंग का ही होगा, मींस कलर तो इसका रेड ही होगा। ठीक है, क्या कोई बता सकता है रेड कलर क्यों होगा आरबीसी का? एनीवन, कोई भी? आरबीसी का रेड कलर बेटा एक प्रोटीन की वजह से होता है और इस प्रोटीन का नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बात करता हूं बेटा, जो ये हेमे वर्ड है ये रूट वर्ड है आयरन के लिए, और जो ग्लोबिन है बेटा ये रूट वर्ड है प्रोटीन के लिए। तो हेमोग्लोबिन क्या हुआ, एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर के बना हो। अगर हमें अपनी बॉडी में हेमोग्लोबिन के काउंट को इंक्रीज करना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, हमें आयरन खाना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि हमें कोई भी लोहे की वस्तु दिखाई देगी और हम हेमोग्लोबिन का काउंट इंक्रीज करने के लिए उस लोहे की वस्तु को खा जाएंगे। तो क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हमें ऐसे सब्सटेंस खाने पड़ेंगे जो हमें आयरन प्रोवाइड कर सकें। और आप जानते हैं उन सब्सटेंस में आपके पास है पालक, हरी सब्जियां, खजूर और गुड़। अगर इसमें भी बेटा सबसे ज्यादा आयरन देने वाले सब्सटेंस की बात की जाए तो वो है आपके पास में खजूर। ठीक है, सबसे ज्यादा आयरन देने वाला सब्सटेंस है खजूर। तो अगर हमें हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन के काउंट को बढ़ाना है तो हमें ऐसा भोजन करना पड़ेगा, ऐसे पदार्थ खाने पड़ेंगे जिनमें जो हेमोग्लोबिन है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्लियर है? आयरन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, आयरन हेमोग्लोबिन को फॉर्म करेगा और हेमोग्लोबिन क्या करेगा, आरबीसी को डेवलप करेगा, मींस आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है
व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ये हेमे वर्ड है ये किसके लिए रूट वर्ड है? आयरन के लिए है। मींस हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन से मिलकर के बना है। तो हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा बेटा? हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम होगा आयरन। क्लियर है? अगर मैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बेटा जो ये हेमे वर्ड है ये रूट वर्ड है किसके लिए? ब्लड के लिए। तो हेमोग्लोबिन क्या हुआ? एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है और आयरन से मिलकर के बना है। आपको बायोलॉजी में अगर कहीं भी हेमे वर्ड दिखाई देता है तो हेमे वर्ड अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बेटा रूट वर्ड होता है ब्लड के लिए, और अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री रूट वर्ड होता है आयरन के लिए। अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे तो जहां भी हमें हेमे दिखाई देगा हम उसको किससे रिलेट करेंगे? ब्लड से रिलेट करेंगे। ठीक है? तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगी बेटा? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगी? हेमेटोलॉजी। ठीक है? क्यों? क्योंकि ब्लड को कौन रिलेट करता है बायोलॉजी में? हेमे। तो ब्लड की स्टडी क्या कहलाएगी? हेमेटोलॉजी। क्लियर है? अगर हम एक नॉर्मल पर्सन में हेमोग्लोबिन के काउंट की बात करते हैं, नॉर्मल पर्सन का मतलब क्या होगा? एक स्वस्थ आदमी। ए नॉर्मल पर्सन हेमोग्लोबिन काउंट विल बी 12 से 16 यूनिट। कितना प्रेजेंट होता है बेटा? 12 से 16 यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है? यहां पर यूनिट का मतलब है ग्राम पर 100 ml। 100 ml में कितने ग्राम प्रेजेंट है वही आपका यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम में बेटा 100 ml में 12 ग्राम प्रेजेंट हुआ तो हम क्या बोलेंगे? कितना काउंट है बॉडी में हेमोग्लोबिन का? 12 यूनिट है। अगर ये 14 ग्राम हमें मिलता है 100 ml में तो हम 14 यूनिट बोलेंगे। अगर ये हमें 16 ग्राम मिलता है 100 ml में तो हम क्या बोलेंगे? 16 यूनिट है। क्लियर है? ये 12 से 16 यूनिट क्या होता है? क्लियर है अब? ओके। नॉर्मल पर्सन में 12 से 16 यूनिट हेमोग्लोबिन होता है। तो क्या बेटा ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता होगा? बताइए, क्या मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता होगा? लास्ट संडे को हमने डिस्कस किया था कि जो आरबीसी है, आरबीसी मेल के अंदर कितना पाया जाता है? 5 से लेकर के 5.5 मिलियन। और फीमेल के अंदर कितना पाया जाता है? 4.5 से लेकर के 5 मिलियन। किसमें ज्यादा है दोनों में से? आरबीसी मेल में ज्यादा है कि फीमेल में ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर ये तो मेल में ज्यादा है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। तो जब आरबीसी बेटा मेल में ज्यादा है तो हेमोग्लोबिन भी किस में ज्यादा होगा? हेमोग्लोबिन भी मेल में ज्यादा होगा। और मेल में कितना होगा? ये 13 से 16 यूनिट। यूनिट का मतलब वही ग्राम पर 100 ml। और फीमेल में कितना होगा? 12 से 15 यूनिट। यहां भी यूनिट का मतलब वही है ग्राम पर 100 ml। क्लियर है? अभी हमने बात की हेमोग्लोबिन क्या होता है, किससे मिलकर के बनता है?
सेंट्रल मेटल एटम क्या है हेमोग्लोबिन का, हमारी बॉडी में काउंट कैसे किया जाता है हेमोग्लोबिन को। ठीक है, अब हम जानेंगे क्या कुछ फंक्शन भी होते हैं क्या हेमोग्लोबिन के। आप सब जानते होंगे किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को जलाने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गैस होती है, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है बताइए। किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस नहीं जल सकता। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपने देखा होगा 2-3 घंटे बाद आपने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो बॉडी है वो फुल ऑफ एनर्जी हो जाती है। हमारी बॉडी में 2-3 घंटे खाना खाने के बाद एकदम से कंप्लीट एनर्जी आ जाती है, एकदम से एक्साइटमेंट आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाना जब हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद खाना बर्न होता है, खाना भी जलता है, तो खाना जलने की वजह से क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमारे पेट में खाना जल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर खाना बर्न हो रहा है या कंब्यूशन हो रहा है खाने का, तो यहां पर सीधी सी बात है कि वहां पर भी इंपॉर्टेंट गैस क्या होगी, ऑक्सीजन होगी इंपॉर्टेंट गैस। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जानेंगे कैसे करता है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें कि हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ कि ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं हम, तो सांस किस में जाता है, हमारा लंग्स के अंदर जाता है। एयर किस में जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो क्या इस एयर के अंदर बेटा ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, इस एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। तो लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन किसके साथ में मिल जाती है, हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। हेमोग्लोबिन के साथ मिलने के बाद ये क्या करती है बेटा, एक कंपाउंड बनाती है जिसका नाम होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या काम करता है बेटा, ये हमारे फूड के साथ मिलकर के उसके कंब्यूशन में हेल्प करता है, उसको जलाने में हेल्प करता है। और जब फूड जलेगा तभी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ये सेकंड काम क्या हुआ हेमोग्लोबिन का, कि ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। हेमोग्लोबिन helps in the energy formation। ठीक है, फर्स्ट क्या था हेमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, और सेकंड क्या हुआ, हेल्प्स इन द एनर्जी फॉर्मेशन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ मेनी मोलिक्यूल of oxygen can bind to a one unit of hemoglobin।
1 यूनिट का मतलब समझते हैं ना, मींस 1 ग्राम पर 100 ml। आपसे पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 यूनिट हेमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। क्योंकि हमने अभी जाना था हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के बाद ही तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है। तो ये हेमोग्लोबिन का 1 यूनिट कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है बेटा पोरफायरिन रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। कैसा? पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग के जैसा। इसको सीधी सी भाषा में अगर हम समझें तो 1 यूनिट हेमोग्लोबिन के ऊपर 4 कोने एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने जाना था कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है हेमोग्लोबिन का, अभी पढ़ा था हमने। हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है। और हेमोग्लोबिन एक केमिकल सब्सटेंस है, तो केमिकल सब्सटेंस है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर भी होगा। स्ट्रक्चर हमने देखा पोरफायरिन रिंग जैसा होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या आयरन हमारे पास, अभी हमने जाना पोरफायरिन रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, मींस 4 कोने होंगे और चारों कोनों पर क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो हमारे हेमोग्लोबिन 1 यूनिट हेमोग्लोबिन के ऊपर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 मॉलिक्यूल अटैच होंगे। कितने? 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछा जाए, ये तो मॉलिक्यूल की बात हुई, कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन अटैच होंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। अब हर मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2-2 एटम हैं, O2 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 O2, हर मॉलिक्यूल में 2-2 एटम हैं। तो टोटल कितने एटम हुए, 8 एटम हुए। क्लियर है? 1 यूनिट हेमोग्लोबिन के ऊपर 4 हमारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 8 हमारे एटम ऑक्सीजन के अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट में हम डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारा हेमोग्लोबिन काउंट कितना है, मींस हमारी बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट है, तो आपको बताया जाता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किसी का मान लिया 12 ग्राम प्रेजेंट है, तो डॉक्टर बोलता है आपकी बॉडी में 12 ग्राम प्रेजेंट है। अब किसी का 15 ग्राम प्रेजेंट है, तो डॉक्टर बोलता है आपका 15 ग्राम प्रेजेंट है। अब ये 12 ग्राम 15 ग्राम का तो मतलब आप समझ चुके हैं कि ग्राम पर 100 ml। ठीक है, अभी हमने जाना कि 1 यूनिट हेमोग्लोबिन मींस 1 ग्राम हेमोग्लोबिन के साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, 15 यूनिट हेमोग्लोबिन है, तो 1 के साथ 4 अटैच होते हैं, तो 15 के साथ कितने अटैच होंगे, 60 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच होंगे, 60 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच होंगे। 12 वाले के साथ कितने होंगे, 48 मॉलिक्यूल अटैच होंगे। अब ऑक्सीजन का लेवल किसकी बॉडी में अच्छा होगा, इस 12 वाले की बॉडी में अच्छा होगा कि 15 वाले की बॉडी में अच्छा होगा। तो आप क्लियरली यहां से देख के बता सकते हैं कि सर 12 वाले की बॉडी में तो 48 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के जाएंगे, लेकिन यहां 60 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है 15 ग्राम हेमोग्लोबिन वाली बॉडी में ज्यादा अच्छा होगा। और जब ऑक्सीजन का लेवल 15 ग्राम मॉलिक्यूल जिस बॉडी में प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन उसमें अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, उसमें फूड बर्निंग ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू 12 ग्राम हेमोग्लोबिन। और जब फूड बर्निंग ज्यादा अच्छी होगी तो क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा अच्छी होगी उस बॉडी के अंदर। ठीक है, जब आप जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने, आपके बॉडी में जब आपको कोई वीकनेस फील होती है, तो जब आपका अगर हेमोग्लोबिन लेवल गिरा होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपका हेमोग्लोबिन कम है, इसीलिए आपको वीकनेस फील हो रही है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि वो हेमोग्लोबिन कम होने से वीकनेस क्यों होती है। ठीक है,
क्योंकि हेमोग्लोबिन कम होते ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा। ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा तो हमारी बॉडी फूड को अच्छे से बर्न नहीं कर पाएगी, और अगर फूड को अच्छे से बर्न नहीं कर पाई तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी अच्छे से जनरेट नहीं हो पाएगी, एनर्जी भी अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है? ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आपको बताना है मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ हेमोग्लोबिन विथ, किसके साथ में होती है मैक्सिमम रिएक्टिविटी? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में O2 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में SO2। ठीक है, ये आपको बताना है कि हेमोग्लोबिन जो है इनमें से किस गैस के साथ फास्टली रिएक्टिविटी करता है, या किस गैस के साथ उसकी जो रिएक्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम हिली एरियाज में चले जाते हैं, मीन्स पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद में हमारे गालों का ये पोर्शन गालों का ऊपर से, और हमारी नाक रेड कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हम जब मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तब सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही हम प्लेस चेंज करते हैं, मीन्स पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमारे गाल और नाक दोनों लाल पड़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज आरबीसी इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है? आरबीसी इंक्रीज हो जाता है। हेमोग्लोबिन किसका पार्ट है? आरबीसी का पार्ट है। तो जो काम हेमोग्लोबिन करेगा वही काम कौन करेगा? आरबीसी भी कर सकता है। आरबीसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फूड को बर्न करेगा, फूड बर्न करने से क्या होगा? हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी। ठीक है, और जो ये एनर्जी है बेटा हमारी बॉडी के लिए, ये एनर्जी क्या ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है या फिक्स रहती है? मींस हम मैदानी क्षेत्र में हैं, उसके बाद हम पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं या फिर समुद्री क्षेत्र में चले जाएं, हमारी बॉडी को जीने के लिए एनर्जी सेम चाहिए होगी या बदलेगी? कि पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा चाहिए होती है या फिर समुद्री क्षेत्र में कम चाहिए होती है? बताइए, एनीवन? हमारी बॉडी को बेटा कांस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। आप चाहे पहाड़ी क्षेत्र में हो, आप चाहे मैदानी क्षेत्र में हो, ठीक है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो कांस्टेंट रहती है। ये क्या हुआ बेटा? कांस्टेंट हुआ। जब आपका राइट हैंड साइड कंप्लीट कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पार्ट्स के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होगा। ये एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है ना, तो आरबीसी का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए। अगर ऑक्सीजन घट रही है और आरबीसी सेम है तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकती, एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर आरबीसी घट रही है और ऑक्सीजन कांस्टेंट है तब भी एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन हमें एनर्जी कांस्टेंट चाहिए। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो हमारा आरबीसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए। तो जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन का लेवल घटता है, ऑक्सीजन का लेवल घटता है तो एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए बॉडी क्या करेगी? आरबीसी का फॉर्मेशन फास्टली करेगी। और जब आरबीसी का फॉर्मेशन फास्टली होगा
तो आरबीसी अपना नंबर बढ़ा लेगा, और आरबीसी का नंबर बढ़ाने में हमारा कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है बताइए? कौन सा ऑर्गन हमारा ऐसा है कि जो हम हिली एरियाज के अंदर जाते हैं तब हमारे आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है? बताइए। किडनी। ये हमारा ऐसा ऑर्गन है बेटा जो आरबीसी के नंबर को फास्टली इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सबसे पहले किडनी क्या करता है, एक प्रोटीन को जनरेट करता है जिसका नाम है इरिथ्रोपाइटिन। एरिथ्रोपाइटिन नाम से एक प्रोटीन को जनरेट करता है, जो प्रोटीन हमारे आरबीसी के फास्टली फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो किडनी है वो लेस एक्टिव होगी कि हाइपर एक्टिव होगी, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि सर किडनी जो है हाइपर एक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि इसे एरिथ्रोपाइटिन बनाना है। एरिथ्रोपाइटिन क्यों बनाना है? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का लेवल तो डिक्रीज हो चुका है, अब एनर्जी कांस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें आरबीसी फास्टली बनाने होंगे, आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करना होगा। और आरबीसी के नंबर को कौन इंक्रीज करता है? एरिथ्रोपाइटिन। और वो एरिथ्रोपाइटिन कौन बनाता है? किडनी बनाता है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ आरबीसी। अभी हमने क्या जाना? फंक्शन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फैक्ट्स ऑफ आरबीसी। सबसे पहला क्या है बेटा? ये बाय कॉन्केव इन शेप होती है। बाय कॉन्केव, कॉन्केव का मतलब है द्वि अवतलीय। कैसी? द्वि अवतलीय। ठीक है। न्यूक्लियस ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कैमल और लामा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? आपने अगर 10th क्लास तक साइंस पढ़ी है तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि कोशिका के सेंटर में एक पार्ट होता है, कोशिका के केंद्र में एक भाग होता है, जिस भाग को केंद्रक बोला जाता है, मींस न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस न्यूक्लियस को बेटा ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, मींस सेल का दिमाग भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज also known as the brain of cell। ठीक है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब ये आरबीसी हमारी बॉडी में दो स्टेज में पाई जाती है। एक क्या होती है बेटा? इनमेच्योर स्टेज में होती है, मींस यहां पर आरबीसी बन तो जाता है लेकिन वो मैच्योर नहीं हुआ है। सेकंड क्या होता है? मैच्योर स्टेज में होती है। इमैच्योर स्टेज के अंदर बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही इमैच्योर स्टेज से आरबीसी हमारा मैच्योर स्टेज की तरफ बढ़ता है और मैच्योर स्टेज में पहुंचता है, तो यहां पर न्यूक्लियस बेटा एब्सेंट होता है। और हम काउंट किसे करते हैं? इमैच्योर स्टेज को कि मैच्योर स्टेज को? हम मैच्योर स्टेज को काउंट करते हैं। जब मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हम मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है इन ह्यूमन बॉडी एब्सेंट रहता है आरबीसी में। ठीक है। कैमल और लामा, बाकी स्पीसीज में भी न्यूक्लियस आरबीसी में एब्सेंट रहता है, केवल कैमल और लामा को छोड़ के। ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया मींस पावर हाउस, तो ये पावर हाउस भी बेटा इमैच्योर स्टेज में ही होता है।
लेकिन जैसे ही आरबीसी इमेच्योर से मैच्योर स्टेज की तरफ बढ़ती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट हो जाता है। क्लियर है? अगर हम लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो 20 से 120 दिन तक का लाइफ स्पेन रहता है आरबीसी का। ठीक है, अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, भाई आरबीसी हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं कि हम कहीं बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं। तो आप बोलेंगे सर बनते तो अंदर ही हैं, बाहर से तो हम कुछ भी इंजेक्ट नहीं करवाते। आपकी हड्डियों के बीच में बेटा एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, मींस बोन मैरो। आपके खाना खाने के बाद से लेकर के जैसे ही खाना आपके पेट के अंदर गया तब से लेकर के जब तक वेस्टेज बाहर नहीं चला जाता, आपकी बॉडी के अंदर बेटा 8 धातुएं बनती हैं और उनको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है आयुर्वेद की हेल्प से। ये हम किसी और दिन एक्सप्लेन करेंगे कि वो 8 धातुएं कैसे बनती हैं और क्या क्या होती हैं। उनमें से एक धातु होती है बेटा आपकी बोन मैरो, मींस अस्थि मज्जा। ठीक है, ये कहां से बनता है, आपके अस्थि मज्जा से बनता है, विच इज फाउंड इन लॉन्ग बोन्स लाइक वर्टेब्रल कॉलम एंड फीमर। ठीक है बेटा, ये आपकी जांग की हड्डी से बनता है। और एम्ब्रियो स्टेज में आरबीसी कहां से बनता है, लीवर से बनता है। ये यहां पर एक्सेप्शनल केस है, वैसे नॉर्मल आपकी लाइफ में कहां से बनेगा, फीमर से बनेगा, जांग की हड्डियों से बनेगा। और अगर हम एम्ब्रियो स्टेज की बात करते हैं तो एम्ब्रियो स्टेज में कहां से बनता है, लीवर से बनता है, इसे याद रखना। ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन। आरबीसी 120 दिन के बाद कहां पहुंचता है, डेड होने के बाद कहां पहुंचता है, स्प्लीन के अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो ये आरबीसी के फंक्शंस हमने आज जाने और आरबीसी के इफेक्ट्स हमने आज जाने। नेक्स्ट क्लास में बेटा नेक्स्ट संडे को हम जानेंगे हमारे डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस और डब्ल्यूबीसी के फैक्ट्स। ठीक है, तो बायोलॉजी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए जुड़े रहिए आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।